यूएस और ईरान के बीच की कॉन्फ्लिक्ट अभी रुक चुकी है क्योंकि ईरान और यूएस ने मिलकर 60 डेज की एक एमओयू साइन की है इन स्विट्जरलैंड विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान एंड कतर। अ, जिस डील में पाकिस्तान इन्वॉल्व हो मुझे नहीं मालूम वो डील कितनी लास्टिंग होगी, क्योंकि पाकिस्तान एज अ स्टेट इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। और अगर आप इसराइल को इस डील में कॉन्फिडेंट में नहीं रखेंगे, लूप में नहीं रखेंगे, तो ये डील कभी ना कभी टूटनी ही है। जैसे कि इसराइल ने अभी लेबनान में बॉम्बिंग करनी शुरू कर दी है और कई 100 लोग साउथ ऑफ लेबनान में उन्होंने मारे हैं। अ, और इस डील की सबसे पहली डिमांड या एक उन डिमांडों में से एक थी कि जो सीज फायर होगी वो लेबनान और ईरान दोनों फ्रंट पे होगी। लेकिन आप जानते हैं इसराइल लेबनान को बॉम्ब कर रहा है। पर आप ये भी जानते हैं कि ट्रम्प जैसे हर चीज का क्रेडिट खुद लेते हैं, इस डील का भी वो क्रेडिट खुद ले रहे हैं। और अपने देश में वो उन्होंने सबको, अपने वोटर्स को बता रखा है कि ईरान और यूएस के बीच में सीज फायर हो गई है और ईरान ये मान चुका है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होंगे। हालांकि इस डील में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होंगे। ये जो ये न्यूक्लियर वेपन्स वाली जो बात है, ये थ्रू 60 डेज ऑफ उनके बीच में जो नेगोशिएशन चलेगी यूएस और ईरान के बीच में, जो कि जेडी वैंस और मार्को रूबियो लीड करेंगे यूएस की तरफ से, वो उसमें डिसाइड की जाएगी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि यूएस 300 बिलियन यूएस डॉलर्स ईरान को देगा उनके रिकंस्ट्रक्शन प्लान के, यूएस के टैक्स पेयर मनी से दिया जाएगा ईरान को। हालांकि ट्रम्प और जेडी वैंस ने ये इस क्लेम को बिल्कुल झूठा बताया। उन्होंने कहा है कि ये जो 300 बिलियन यूएस डॉलर्स जो दिए जाएंगे, ईरान में इन्वेस्टमेंट की जाएगी थ्रू विद द हेल्प ऑफ गल्फ नेशंस। ठीक है, यूएस में इनका कोई डायरेक्ट पैसा नहीं जाएगा ईरान में। और अब ये देखिए कितनी ये बात सही होती है नहीं होती, क्योंकि सैंक्शंस वेवर देने के लिए ईरान को कंट्रीज लाइक जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड ब्रिटेन मान चुके हैं। लेकिन सैंक्शन वेवर्स देना एक अलग होता है और एक इन्वेस्टमेंट करनी एक अलग बात होती है। अब इन्वेस्टमेंट करना और उसमें 300 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करना ईरान में, ये तो मुझे लगता है कि ये दूर की बात है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। और देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि इस डील में कैसे सॉल्यूशंस रीच होते हैं। क्या ईरान ये मानता है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं एक्वायर करेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ईरान ने ये मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होंगे। अब रही बात अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की, तो ट्रंप खुद एक पब्लिक प्रेशर फेस कर रहे हैं इन अमेरिका फ्रॉम हिज वोटर एंड फ्रॉम विद इन हिज पार्टी। आप देखेंगे कि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस हैं यूएस में, और काफ़ी हद तक यूएसए ने ये जो रायता फैलाया हुआ है ओवर द टाइम, उन्होंने मिडिल ईस्ट में उसको वो रैंप अप करने की कोशिश करेंगे, तो ये 60 डेज के नेगोशिएशन पीरियड में। हालांकि ट्रम्प को अपने वोटर्स को ये भी कन्विंस करना पड़ेगा, जो उनके मागा वोटर्स हैं उनको ये कन्विंस करना पड़ेगा कि आप आपके लिए हमने क्या क्या डील लेके आए, यूएस क्या क्या डील लेके आ पाया, और ईरान से क्या, जो एंड ऑफ द स्टोरी ये है कि ईरान क्या न्यूक्लियर वेपन बनाने से यूएस ईरान को रोक पाया। पेंटागन ने 80 बिलियन यूएस डॉलर्स की डिमांड की थी यूएस कांग्रेस से, जिसमें से 67 बिलियन यूएस डॉलर्स जो होते हैं वो जाते यूएस मिलिट्री को एड करने के लिए इन मिडिल ईस्ट, और उनके जो स्टॉक पाइल्स डिप्लीट कर चुके थे वहाँ पे मिडिल ईस्ट में, उनके मिलिट्री स्टॉक पाइल्स उसको रिप्लेनिश करने के लिए ये सारी चीज़ें, ये फंड्स अलॉट होते हैं वहाँ पे। लेकिन यूएस पार्लियामेंट ने मना कर दिया बिल्कुल ही। वॉर से यूएस को मिला क्या, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड को क्या मिला? जो प्री वॉर सिचुएशन थी इससे पहले, वो काफ़ी काफ़ी बेटर थी बहुत मायने में, क्योंकि एक तो ईरान को डर था कि वो हॉर्मुज को चोक नहीं कर सकता, वहां से गुजरने वाले कोई शिप से वो टैरिफ नहीं चार्ज कर सकता। लेकिन आज के वक्त में आफ्टर वॉर ईरान के पास इतनी ज़्यादा लेवरेज हो चुकी है, और ईरान काफ़ी हद तक टैरिफ चार्ज भी कर रहा है वहां से। बहुत सारे सोर्सेज से ये पता चला, इंडियन शिप्स ने भी जो वहां से गुजरे हैं इन वॉर, ईरान को टैरिफ दिया है। और जो कि ये सब पहले नहीं होता था बिफोर वॉर। और ईरान के अगर इंटरेस्ट में कभी काम इसराइल ने नहीं किया, या यूएई ने नहीं किया, या दूसरे गल्फ नेशंस ने नहीं करा, तो ईरान कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर सकता है और सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर सकता है। अगर हम इन सबको इंडियन पर्सपेक्टिव से भी समझने की कोशिश करें, तो एक न्यूज़ ये भी है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को 4 जुलाई को ईरान ने इनवाइट किया है वहाँ के
स्टेट फ्यूनरल के लिए, जो कि उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी का है। लेकिन क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां जाते हैं या नहीं, ये देखना काफी हद तक इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इंडिया के जो स्टेक्स है वो ईरान के साथ उतने ज्यादा हाई नहीं है। इंडिया की कुछ हद तक इन्वेस्टमेंट है ईरान में, जो कि चाबहार पोर्ट में है। और ट्रेड वगैरह इंडिया का नहीं होता ईरान के साथ, क्योंकि ईरान में बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं। और पहले जब सैंक्शंस कुछ हद तक कम थे, जब या वेवर्स था, तो इंडिया तेल खरीदता था ईरान से, वरना इतनी ज़्यादा कोई स्टेक्स नहीं है इंडिया के। आप देखोगे बजाय कि इंडिया के जो स्टेक्स हैं वो यूएई और इसराइल के साथ काफ़ी हद तक ज़्यादा है, और इस वॉर में यूएई, इसराइल और ईरान आमने सामने थे यूएस के साथ में। और लिटरली यूएई तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया में इन्वेस्ट करता है। और ये भी देखिए कि इसराइल के जो है डिफेंस टाइज इंडियन डिफेंस कंपनीज के साथ काफी डीप है, और इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होती है मोसाद और इंडियन इंटेलिजेंस के बीच में। तो अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाते हैं तो ये काफी हद तक डबल एज स्वॉर्ड होगा, कि हो सकता है कि वो अपने रिलेशंस इसराइल और यूएई के साथ बिगाड़ बैठे।